हेलो एवरीवन, मैं हूं पुनीत शर्मा, आपका गाइड, आपका मेंटोर, आपका दोस्त। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विधि मेंटोरा, योर पाथवे टू लीगल एक्सीलेंस। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं हूं JRF होल्डर लॉ के अंदर और मास्टर्स करा है इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, एकेडमिक टॉपर एज वेल एज ऑल इंडिया एंट्रेंस टॉपर। 3000 लोगों में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई थी। और LLB दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके अंदर एंट्रेंस में ऑल इंडिया एंट्रेंस टॉपर। जुडिशल सर्विस के एग्ज़ाम दिए हैं, 3 स्टेट के इंटरव्यूज अपेयर करे हैं 2 साल के टाइम स्पैन में। तो अपने इस यूट्यूब चैनल पे आज से हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे क्लैट UG की। 40 डेज रह गए हैं आपके क्लैट के एग्ज़ाम के, सिंस 40 डेज। अब इस 40 डेज में लास्ट टाइम ऑफ प्रिपरेशन है। इसके अंदर हम बेसिक फोकस जो करेंगे अपनी वीडियोस पे, आज से हम एक सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं जो होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। इसके अंदर हम देखेंगे लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन आपने कैसे अटेम्प्ट करने हैं और क्वेश्चंस को कैसे पढ़ना है, लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस को। तो PYQ सॉल्व करेंगे हम, डेली वीडियोस आएंगी PYQ के ऊपर, तो आप एनालिसिस करना सीखना उसके अंदर। फिर वीडियोस आएंगी कॉन्सेप्ट्स पे, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स, कौन से लीगल कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स पे वीडियोस आएंगी। फिर वीडियोस आएंगी टिप्स और ट्रिक्स कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें एक्सेल कर सको और आप हाई रैंक ला सको। इसके अंदर मैं आपको अपनी टिप्स शेयर करूंगा कि कैसे मैं ऑल इंडिया टॉप रैंक्स में आ जाता हूं और कैसे पढ़ता हूं, कितनी स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूं। तो जब मैं क्वेश्चन का एनालिसिस करूंगा, पढ़ाते पढ़ाते बीच में कुछ टिप्स बताऊंगा। अगर आपने उसको इंप्लीमेंट कर लिया तो गारंटी मेरी कि जैसे एग्जाम होगा आपको वो हेल्प करेगा, उसके अंदर आपकी रैंकिंग इंप्रूव होगी। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एक चीज समझ लीजिए यार, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं वो सब सिर्फ एक चीज का खेल है, टाइम मैनेजमेंट और इफेक्टिव आंसरिंग ऑफ द क्वेश्चन। कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, लेकिन जो करे वो श्योरिटी के साथ करे। तो अपने स्किल सिखाऊंगा कैसे मैं पढ़ता हूं कि जो एंट्रेंस एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक आ जाती है। ठीक है, तो आज से शुरू करते हैं अपनी पहली सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। तो उसके अंदर सबसे पहले 2023 के क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को पढ़ा कैसे जाता है और सॉल्व कैसे करा जाता है। अब ये देखिए, लीगल रीजनिंग का ये क्वेश्चन है 2023 का। अब आप ये क्वेश्चन देख रहे होंगे। इस क्वेश्चन में सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन आएगा पेपर में, आपने करना क्या है। सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन आए तो मेरी सबसे पहली टिप, पैराग्राफ को कम से कम एटलीस्ट 2 टाइम्स पढ़ना। 2 बार पैराग्राफ को पढ़ना है और पढ़ना किस तरीके से है। अब आप ऑब्जर्व करिएगा कि हम पढ़ते कैसे हैं और मैं जो एक पैराग्राफ को पढ़ता हूं तो उसमें कैसे चीजें मार्क करता हूं, तो आपने वही चीज फॉलो करनी है। तो पहली चीज, पैराग्राफ को एटलीस्ट 2 या 3 बार पढ़ना है और उसमें मार्क क्या करना है। मार्क हम करेंगे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लगता है यार इस पैराग्राफ में आपके सेंस में क्या लग रहा है कि शायद ये चीजें इंपॉर्टेंट लग रही हैं, उसकी पॉइंटर्स बनाने हैं हमने। कैसे करना है देखिए। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में लिखा है क्वेश्चनिंग अ केस ऑफ क्रुएलिटी दैट वाज फाइल्ड अगेंस्ट अ मैन बाय हिज वाइफ, बॉम्बे हाई कोर्ट सेड दैट if a married lady is asked to do a household work for a family, it cannot be said that she is treated like a maid like servant। तो आपका पहला पॉइंट तो यही हो गया
मतलब पढ़ने में इंपॉर्टेंट लग रहा है। क्या कह रहे हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया जिसमें ये बोला है कि अगर किसी मैरिड वुमेन को अगर ये बोला जाता है कि भाई तुमने घर का काम करना है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि उसको एज अ सर्वेंट ट्रीट करा जा रहा है, मेड समझा जा रहा है। ये मतलब बिल्कुल नहीं होगा। ये बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है। ठीक है। कोर्ट वॉज हेयरिंग द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय अ हस्बैंड and his parents seeking that proceeding against them are quashed। केस एप्लीकेशन सुनी जा रही थी, किसने फाइल करा है, हस्बैंड और उसके पेरेंट्स ने, कि यार ये जो हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाई गई है, एफआईआर करी गई है, इसको क्वेश करा जाए। एफआईआर में ये लिखा गया था, इन तीनों के खिलाफ सितंबर में एफआईआर फाइल करी गई थी, अराउंड 9 months आफ्टर द मैरिज, alleging that they wounded the woman for a money to purchase a car, harassed her mentally and physically and treated her like a maid servant। कि शादी के 9 महीने के बाद ये अलेज करेगा और ये एफआईआर लिखवाएगी कहते हुए लड़की की साइड से कि मुझे दहेज के लिए, पैसों के लिए मारा गया, मेंटली और फिजिकली क्रुएलिटी करी गई और मुझे ऐसा नौकर घर में समझा गया। एविडेंस को कोर्ट ने एग्जामिन करा। एग्जामिनिंग द एविडेंस, कोर्ट फाउंड दैट देयर वाज नो मेरिट टू द वुमेन एलिगेशन, कि वुमेन की एलिगेशन पे कोई मेरिट ही नहीं है। ठीक है। अभी तक हमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट लग रही थी, हमने उसको थोड़ा मार्क करा, मतलब जिसको ना लाइन पढ़ के बेसिकली आपका ना दिमाग को ट्रिगर सा होना चाहिए कॉमन सेंस के टाइम पे, यार ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा कुछ लग रहा है, तो हमने उसको मार्क कर लिया। ये कुछ भी हो सकती लाइन। The court said that though FIR says that she was treated properly for about a month, then like a maid-like servant, there is no detail of what was this meant। कि FIR में इतना लिखा है कि कुछ महीने तो सही चला, उसके बाद उसको सर्वेंट समझा गया, लेकिन मेड लाइक सर्वेंट का मतलब क्या है, ऐसा कुछ FIR में ढंग से लिखवाया नहीं गया। देखो FIR लिखवाना भी ना बड़ा कला का काम है, बड़ी आर्ट है एफआईआर ढंग से लिखवाना। ये जो हम अपनी जुडिशल्स में पढ़ाते हैं ना, उसमें लिखवाते हैं, क्योंकि एफआईआर यही फर्क होता है कि नॉर्मल बंदा जाके एफआईआर लिखवाते हैं और एक वकील जाके एफआईआर लिखवा के आता है, क्योंकि उसको पता है केस किन चीजों पे स्ट्रांग होगा। तो एफआईआर सही चीज है, मतलब अगर तरीके से लिखवाई जाए तो बहुत काम होंगे। तो कमजोर एफआईआर है बेसिकली, वो ये कहना चाह रहे हैं। लिखवा दी गई है लेकिन समझाया नहीं गया कि है क्या। कोर्ट एडेड दैट इफ, ये इन्वर्टेड कॉमन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। कोर्ट एडेड if married lady is asked to do a household work for the purpose of family, it cannot be said that she is like a maid servant। ऊपर मार्क कर लिया कि कोर्ट ने कहा कि भैया अगर किसी औरत को शादी के बाद ये बोला जाता है कि आपको घर का काम करना है तो आपको सर्वेंट नहीं समझा जाएगा। ठीक है। कोर्ट हेल्ड दैट मियर यूज ऑफ द वर्ड हैरेसमेंट, सिर्फ हैरेसमेंट वर्ड का इस्तेमाल करना फिजिकल और मेंटल, एफआईआर के अंदर सेकंड पॉइंट मिल गया। एफआईआर में अगर आप सिर्फ फिजिकल और मेंटल हैरेसमेंट वर्ड लिखवा देते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कि सामने वाले ने 498 का ऑफेंस कर ही दिया है। ठीक है। और 498 के अंदर क्या है, हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड ऑफ अ वुमन हु इज सब्जेक्ट टू हर क्रुएलिटी इन एनी वे, उसको पनिश करा जाता है। मतलब अगर 498 में कहा जाता है कि अगर हस्बैंड ने, मैरिड वुमेन होनी चाहिए, मैरिड वुमेन के अगर हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स ने डॉरी के लिए या किसी और चीज के लिए उसके साथ क्रुएलिटी करी है, तो हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स को पनिशमेंट होती है 498 के अंदर 3 सालों की। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट सेक्शन 498 of the IPC also provide that if married woman is actually treated like a maid servant, it would be an offense under that section। 498 के हिसाब से ये लोग कहते हैं कि अगर मैरिड वुमेन को मेड लाइक अ सर्वेंट समझा जाता है तो ये एज पर 498 IPC ऑफेंस बन जाता है। तो 3 बातें इस पैराग्राफ को हमें पढ़ के समझ आया कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक एफआईआर को क्वेश करा और क्वेश करते हुए आर्ग्यूमेंट क्या रखा कि अगर किसी वुमेन को
हाउस होल्ड वर्क करने को कहा जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको मेड लाइक अ सर्वेंट समझा गया है, पहली बात। दूसरा ये बोला गया कि सिर्फ एफआईआर में अगर आप ये दो वर्ड लिखवा दो, फिजिकल और मेंटल क्रुएलिटी, हैरेसमेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि 498 का ऑफेंस बन ही गया। अपने आप में ये कोई इंपॉर्टेंट एविडेंस नहीं है, आपको इसके अलावा फिजिकल एविडेंसेस की जरूरत है, लिखवाने से और बोलने से काम नहीं चलेगा। तीसरा है 498 के हिसाब से इफ मैरिड वुमन इज एक्चुअली ट्रीटेड लाइक अ मेड सर्वेंट इट वुड बी एन ऑफेंस अंडर दैट सेक्शन। 498 कहता है कि अगर मैरिड वुमेन को मेड लाइक अ सर्वेंट समझ लिया जाता है तो 498 का ऑफेंस बनता है। ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट बात इस पैराग्राफ पढ़ के लग रही थी। अब समझिए ध्यान से, मेरी टिप, आपने करना क्या है, अगर चाहते हैं क्लैट यूजी में लीगल रीजनिंग में अच्छा स्कोर हो, तो मेरे स्कोर कैसे आते हैं, मैं क्यों इतना अच्छा स्कोर कर लेता हूं। मैंने क्लैट भी दिया अपने लेवल, अपने टाइम पे क्लैट यूजी भी दिया, टॉप एनएलयूज ऑफर हुए। वो कैसे हुए, क्योंकि रीजनिंग को हमेशा सॉल्व करते हुए मैंने हमेशा तीन फंडामेंटल्स, अगर चाहते हो ए या रैंक अच्छी आए तो मैं उसका सीक्रेट बताता हूं, अपना सबसे बड़ा सीक्रेट है, तीन चीजों को फॉलो करना है पैसेज लिख पढ़ते हुए या जब भी लीगल रीजनिंग की तैयारी करो। पहली चीज, हर पैसेज को एटलीस्ट 2 बार तो पढ़ना है और मेन चीजों को पॉइंट कर लेना है, मार्क कर लेना है। तो पहली बात तो ये। दूसरा, आपने कॉन्सेप्ट्स, सिर्फ लोग क्या करते हैं मॉक टेस्ट लगाते रहते काम चल जाएगा, नहीं, आपको कॉन्सेप्ट्स पे थोड़ी बहुत पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कि उस कॉन्सेप्ट से ही नीचे क्वेश्चन बन जाए। कॉन्सेप्ट्स पे पकड़ होनी चाहिए, तो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट मत छोड़ना अपने कभी भी। मैं रैंक इसलिए स्कोर करता हूं कि ये मुझे पता है अगर 6 क्वेश्चन आए हैं तो कम से कम एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो पेपर में उस 6 में ऐसे दिखते हैं जो कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं। कॉन्सेप्ट्स पे पकड़। दूसरा, पैराग्राफ को 2 से 3 बार पढ़ना। तीसरा, उसके पॉइंटर्स बनाना, पॉइंट मार्क करना कि अच्छा क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, जैसे मैंने आपके सामने एनालिसिस करा। अब कॉन्सेप्ट एनालिसिस, इसमें वर्ड कौन सा दिख रहा है, सेक्शन 498 इक्वालिटी, तो मतलब एटलीस्ट आपको क्रुएलिटी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी चाहिए, थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो अब इसको अगर हम देखें 498 क्रुएलिटी होता क्या है, अगर मैं आपको दिखाऊं ये वाला क्वेश्चन, क्रुएलिटी 498A IPC। अब ये देखिए 498A क्रुएलिटी होता क्या है, हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड ऑफ द वुमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रुएलिटी, whosoever being the husband or the relative of the husband of the woman, जो भी इंसान अगर हस्बैंड है या रिलेटिव है हस्बैंड ऑफ द वुमेन, हस्बैंड होना चाहिए या हस्बैंड्स के रिलेटिव होना चाहिए, सब्जेक्टिंग सच वुमेन टू द क्रुएलिटी शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर 3 years एंड फाइन। अगर कोई एक इंसान या तो उस औरत का हस्बैंड है या उन हस्बैंड का रिलेटिव है और उसने वुमेन के साथ क्रुएलिटी करी है। अब क्रुएलिटी 2 तरीके की है, एक्सप्लेनेशन कहता है एनी विलफुल कंडक्ट which is of a such a nature likely to drive women to commit suicide, cause grave injury, danger to the life, limb or health of the woman, कि अगर ऐसा कंडक्ट है कि उसको फिजिकल मेंटल टॉर्चर करा जा रहा है जिससे वो सुसाइड कर सकती है या बॉडी पे डेंजर राइज हो रहा है तो क्रुएलिटी समझा जाएगा। बी क्लॉज कहता है डॉरी वाली क्रुएलिटी को लेके कि आप उसको या उसके रिलेटिव को पैसों के लिए कि भाई तुम पैसे नहीं दे रहे हो
अनलॉफुल डिमांड फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो जब आप लड़की को हैरास करते हो वो आप कहते हो डॉरी वाली क्रुएलिटी। बाकी ये जो है जनरल क्रुएलिटी जो लड़की के साथ होती है। अब इसके अंदर जो हमेशा कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, मोटा मोटा क्या समझ आ रहा है, पहली रिक्वायरमेंट, ये सेक्शन जब ही लगेगा जब वुमेन मैरिड होगी। पहली चीज, शादीशुदा औरत होनी चाहिए जब ये सेक्शन होगा। डिवोर्स्ड या अनमैरिड वुमेन्स के लिए सेक्शन नहीं है, मैरिड पहली चीज। दूसरा, किनके ऊपर लगेगा सेक्शन, ये हस्बैंड ऑफ द मैरिड वुमेन, हस्बैंड ऑफ द मैरिड वुमेन को पनिश करा जाएगा, और रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड, हस्बैंड के रिलेटिव्स को। अब इसमें याद रखना, रिलेटिव कौन, रिश्तेदार, चाचा, ताऊ, मामा, ये सब, दोस्त नहीं, दोस्त रिलेटिव नहीं होते हैं। वर्ड्स में ही क्वेश्चन है, तो लॉ को पकड़ो, कॉन्सेप्ट्स पे थोड़ी पकड़ रखो, और कॉन्सेप्ट ही क्वेश्चन बन के निकलता है। तो समझ के आया, मैरिड वुमेन होनी चाहिए। दूसरा, आपका हस्बैंड्स पे लगता है, पनिश और कौन किया जाता है, रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड, रिलेटिव्स, रिलेटिव्स पनिश होते हैं, फ्रेंड रिलेटिव नहीं होता। चौथी बात क्या समझ आ रही है इसमें, whosoever being the husband, relative of the husband, subject such woman to the cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years। मतलब इस सेक्शन को पढ़ के कुछ भी मेंसरिया मेंटल चीज रिक्वायरमेंट नहीं है। इस सेक्शन के अंदर किसी को पनिश करना है, मेंटल गिल्टी माइंड, मेंसरिया प्रूफ करने की कोर्ट में जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक्टस रिया पर प्रूफ करना है, मतलब कंडक्ट ऑफ द पार्टी। कंडक्ट क्या, कि इसने क्रुएलिटी करी है, कौन सी, डॉरी डिमांड वाली, नहीं तो उसके वुमेन को सुसाइड करवाने का ऐसा कंडक्ट करा कि जिससे वुमेन सुसाइड करने को मजबूर होगी। तो आप कोर्ट में कंडक्ट प्रूफ कर दो, उसका जैसा मर्जी एविडेंस हो, कंडक्ट प्रूफ कर दोगे बहुत है, हस्बैंड और उसके जो रिलेटिव उनको पनिशमेंट हो जाएगी। उनके दिमाग में क्या है, एक्यूज्ड के मेंसरिया क्या था, आपको ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्टस रिया पे काम चल जाएगा। तो ये एडिशनल पॉइंट है, ठीक है। अब ठीक है, अब हम आ जाते हैं। तो समझ आया, मेन बातें 3 थी इस क्वेश्चन में। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये बोला कि अगर कोई एक इंसान है, अगर उसने अपनी वाइफ को ये बोला है कि घर का कुछ काम कर दे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपनी वाइफ को मेड एज अ सर्वेंट समझ लिया, पहली चीज। दूसरी बात इस पैरा से ये समझ आती है कि सिर्फ एफआईआर में ये वर्ड लिखवा देना कि आपके साथ हैरेसमेंट हुई है मेंटली और फिजिकली, इसका मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड ने और उसके रिलेटिव ने 498 का ऑफेंस कर ही दिया है, ठीक है। एज पर 498A, अगर किसी मैरिड वुमेन को मेड लाइक अ सर्वेंट समझा जाता है, तो इसका मतलब ये है, मेड लाइक अ सर्वेंट समझा जाता है, तो इसका मतलब ये है कि उसने 498 का ऑफेंस करा है, 498 का ऑफेंस करा है, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर आपको पैसेज समझ आ गया ना, क्वेश्चन टिक करना बड़ा आसान काम है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, अश्विन और आशिमा वर मैरिड इन फरवरी 2020। इन मार्च 2020 अश्विन आस्क्ड आशिमा टू टेक केयर ऑफ देयर हाउस होल्ड वर्क। दोनों की शादी हुई फरवरी 2020 में। मार्च 2020 में लड़के ने लड़की को ये बोला कि भाई आप मेरे घर का ध्यान रखो, जैसे कुकिंग, सारे घर का जो काम होता है, डोमेस्टिक कोर्स, सारा आपने ध्यान रखना, क्योंकि मैं अपने प्रोफेशनल काम में बिजी हूं। आशिमा क्लेम दैट दिस अमाउंट टू ट्रीटिंग हर अ मेड लाइक अ सर्वेंट। आशिमा वाइफ कहती कि ये तो इसने मुझे सर्वेंट समझ लिया है, देयरफॉर ये तो 498 आईपीसी का ऑफेंस है। तो
ये कह रहे हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट लगाओ और बताओ इसका आंसर क्या होगा, यस या नो। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियर बोला है कि हाउस होल्ड काम करने का मतलब ये नहीं है कि उसको मेड लाइक अ सर्वेंट समझ लिया गया है। तो इतना हमें समझ आता है, बस हमें अपना आंसर ढूंढना है। तो क्रुएलिटी तो बनती नहीं है। अब यस वाले ऑप्शन आपके आउट हो गए, बच गए नो वाले। अब ये देखो दोनों में से रीजनिंग किसकी ज्यादा अच्छी है, उस पर टिक लगा देना है। नो, since Ashwin had only asked Hashima to do a household work and not others, ये क्रुएलिटी नहीं बनी। 498 का ऑफेंस इसलिए नहीं बना क्योंकि उसने सिर्फ घर का काम करने को बोला और कुछ और नहीं बोला है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, since treating a married woman like a maid servant would not amount to an offense under that section. Treating a married woman like a maid servant would not amount to a offense under that section। ये कह रहे हैं कि अगर मैरिड वुमेन को अगर आप मेड सर्वेंट समझते हो तो 498 का ऑफेंस नहीं बनता। तो ये लाइन गलत है क्योंकि पैसेज के लास्ट में ही लिखा था कि एज पर 498 है, अगर किसी मैरिड वुमेन को मेड समझा जाता है, मेड लाइक अ सर्वेंट, तो ये ऑफेंस बनता है। तो ये एक्सप्लेनेशन गलत है और आपका इसका आंसर होगा ये बी वाला पार्ट। बी वाला पार्ट आपका आंसर होगा क्योंकि इसका आंसर एज पर द एक्सप्लेनेशन यही है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसमें लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में अश्विन का फ्रेंड है राकेश विजिट अश्विन एंड आशिमा होम एंड स्टे विद देम फॉर फ्यू डेज। ड्यूरिंग हिज विजिट ही इज वेरी मीन टू आशिमा। इनके घर एक मेहमान रहने आया राकेश, और जब तक वो घर में रहा तो वो आशिमा से ढंग से बिहेव नहीं करता था। ही यूजेस एब्यूसिव लैंग्वेज टू हर एंड ही ऑल्सो थ्रू अ प्लेट एट हर वंस इवनिंग व्हेन ही वॉज अनहैप्पी विद मील। जिस दिन वो क्या कहते हैं खुश नहीं था खाने से, तो उसने उठा के खाना फेंक दिया। एंड शी हैड प्रिपेयर्ड Ashima now claim that Rakesh has committed the offense under 498A IPC। क्या जीतेगी, मतलब घर एक दोस्त रहने आया, उस दोस्त ने वाइफ के साथ ढंग से बिहेव नहीं करा और एक दिन जब खाने में कुछ कमी होगी तो थाली उठा के फेंक दी। तो आशिमा ने राकेश के ऊपर केस करा कि भैया 498 के अंदर मुझे रिलीफ चाहिए क्योंकि इसने क्रुएलिटी करी है। आपसे पूछा गया कि 498 का ऑफेंस बनेगा नहीं बनेगा। पहली बात तो ये, अगर आप ये देखो क्या बोला कि लड़के ने उठा के थाली फेंक दी, दोस्त ने थाली फेंक दी, क्या कहते हैं लड़की ने खाना अच्छा नहीं बनाया था, ठीक है। पहली बात, इम्पॉसिबल काम है, पति की तो खुद की हिम्मत तो होती नहीं है, और पति का दोस्त ये काम कर दें तो इम्पॉसिबल है। ऐसा बंदा तो अगली बार घर के उसके मोहल्ले के आसपास भी नहीं दिखेगा, केस तो बहुत दूर की बात है। तो अगर हम इस पे लॉजिक लगाएं तो बेसिकली बताओ किस पॉइंट पे जा रहे हैं, 498 के ऑफेंस उन्हें फ्रेंड के लिए लगाया है। मैंने क्या बोला, 498 के चार्ज किस किस पे लग सकते हैं, हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ दी हस्बैंड। हस्बैंड्स पे लगते हैं और हस्बैंड के रिलेटिव्स पे लगते हैं। क्या फ्रेंड रिलेटिव होता है, यही सवाल है। आंसर है पहला पॉइंट नो, सिंस राकेश एक्शन वर परफेक्टली जस्टिफिएबल फॉर अ मैन हु डज नॉट गेट अ वेल कुक्ड मील। सिंस वो खाना अच्छा नहीं मिला तो सही करा, तो इसलिए ये नहीं जीतेगी, ठीक है। तो बड़ी वाहियात एक्सप्लेनेशन है। फिर दूसरी देखते हैं, सिंस राकेश यूज अ अब्यूसिव लैंग्वेज एंड थ्रो द प्लेट एट आशिमा क्लियरली अमाउंट टू क्रुएलिटी। कहते हैं हाँ जीत जाएगा क्योंकि ये जो है क्रुएलिटी बन जाती है, ठीक है। नो, सिंस राकेश इज नॉट द हस्बैंड नॉर रिलेटेड टू द हस्बैंड। ये समझ आ रहा है, राकेश हस्बैंड नहीं है और ना ही रिलेटिव है, ठीक है। सिंस
फिर है यस सिंस राकेश वाज स्टेइंग विद अश्विन एंड आशिमा होम एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट, सिंस इनके घर पे रह रहा है तो इसके खिलाफ भी केस चलेगा। तो क्या सही है या नहीं है? आंसर है, मैंने क्या बोला, यहीं से प्रूव होता है कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। बिना कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, फंस जाओगे। अब यहां पे बात पकड़ ली कि फ्रेंड रिलेटिव होता या नहीं होता। सेक्शन लगता है सिर्फ फ्रेंड्स पे और रिलेटिव्स पे, हस्बैंड पे और रिलेटिव्स पे, फ्रेंड्स पे नहीं लगता। तो देयरफॉर इसका आंसर है ये नहीं जीतेगी, क्योंकि राकेश जो है ये नहीं जीतेगी, क्योंकि राकेश जो है हस्बैंड नहीं है और ना ही वो उसके रिलेटेड है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट, अब मान लो एज्यूमिंग कि गवर्नमेंट ने एक नया लॉ पास करा है जिसके अंदर, एक पॉइंट रह गया क्वेश्चन, अच्छा हाँ, नेक्स्ट इसमें ये था, फ्रस्ट्रेटेड एंड अपसेट विद हर मैरिज, आशिमा ने डिवोर्स के लिए अप्लाई करा नवंबर 2020 में, और सिंस शी एंड अश्विन हैज बीन अ फ्रेंड मैनी ईयर्स बिफोर द मैरिज, शी स्टे इन टच विद हिम। तो सिंस शादी से पहले भी दोस्ती थी, डिवोर्स हो गया तो डिवोर्स के बाद भी दोनों दोस्ती में रह रहे हैं। ये थोड़े दिल्ली वाले हैं, ठीक है, ये मेट्रो सिटीज में ही होता है। शी लव्स, शी मूव्स इनटू हर ओन अपार्टमेंट, अलग हो गए, डिवोर्स के बाद भी रिलेशनशिप में है, दोस्ती है, लड़की अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई, अपने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। अश्विन इससे बड़ा अपसेट हो गया इस बात से कि मेरे से रूठ के चली गई है, एंड स्टार्टेड ट्रीटिंग आशिमा वेरी क्रूअली, ठीक है, पता ही नहीं कैसे क्रूअल, लेकिन ट्रीट करना शुरू कर दिया। आशिमा अगेन क्लेम दैट अश्विन हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर 498 आईपीसी। अब वो कह रही है कि इसने 498 आईपीसी का ऑफेंस कर दिया, देर पर मुझे रिलीज दे दो। तो पहली बात, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, 498 लगता है हस्बैंड्स ऑफ अ मैरिड वुमेन और रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड। तो प्राइमरी कंडीशन 498 को लगाने के लिए क्या होनी चाहिए कि बंदा मैरिड होना चाहिए, वुमेन मैरिड होनी चाहिए। मैंने क्या बोला था, ना डिवोर्सी पे लगेगा और ना ही ये आपके, ना डिवोर्सीज पे लगेगा और ना ही ये आपका लगेगा क्या कहते हैं अनमैरिड वुमेन्स पे, तो वो इसकी एप्लीकेशन करवा ही नहीं पाएंगी। अब जीतेगी या नहीं जीतेगी, नो वाला पहले पढ़ लो। सिंस अश्विन वॉज अंडरस्टेबल अपसेट एट द टाइम ऑफ अशिमा बिहेवियर, तो सिंस क्या कहते हैं, इससे ये अपसेट थी तो इसने जो क्रुएल्टी करी है, ठीक है, ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा है। नो, सिंस शी इज नो लॉन्गर अ मैरिड टू अश्विन, सिंस अब उसकी अश्विन से शादी नहीं है, सिंस उसकी अब अश्विन से शादी नहीं है तो इसलिए वो नहीं जीतेगी। ये थोड़ी सी बात सही लग रही है, ये वाली बात थोड़ी सी सही लग रही है कि सिंस वो अब शादीशुदा नहीं है। बाकी में क्या है, यस सिंस अश्विन हैज एज वी टोल्ड ट्रीटेड हर क्रूअली, यस सिंस अश्विन हैज बीन हर हस्बैंड। ये बाकी पॉइंट में लॉजिक ही नहीं है। मैंने क्या बोला, मेरी बात सही प्रूव हुई ना, कॉन्सेप्ट में ही कम से कम आपके 2-3 आपके पैसेज के आंसर होंगे। लोग क्या करते हैं, मैं देखता हूं लोग क्लैट की तैयारी कैसे करते हैं, मॉक्स लगाओ। भाई साहब मॉक लगा के ज़्यादा फायदा नहीं है। मैं क्यों टॉप करता हूं, मतलब सबसे पहले फंडा क्या होता है, पहले कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो, फिर एमसीक्यूज लगाओ और मॉक टेस्ट लगाओ, जब ये फायदा करेंगे। ये रट्टाफिकेशन नहीं है, क्योंकि 5 या 6 जो भी आपके एमसीक्यूज आएंगे एक पैसेज के ऊपर, उसमें से कम आपके 2 या 3 तो ऐसे होंगे जो कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो आपकी कॉन्सेप्ट पे पकड़ है तो आप उनको सॉल्व कर लोगे, वरना फंस जाओगे पेपर में, ठीक है।
फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एज्यूमिंग दैट गवर्नमेंट पास अ न्यू लॉ इन जनवरी 2021 कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ अ राइट्स ऑफ अ मैरिड वुमेन एक्ट 2021, अकॉर्डिंग टू विच आस्किंग अ मैरिड वुमेन टू टेक केयर ऑफ द हस्बैंड हाउस होल्ड कोर इज एन ऑफेंस। गवर्नमेंट ने 2021 में नया बिल लाया है जिसका नाम ये है POMWA, जिसके हिसाब से अगर कोई बंदा मैरिड, एक हस्बैंड अपनी मैरिड वाइफ को कहता है, अपनी वाइफ को ये कहता है कि भैया तुझे घर का काम करना है, तो एज पर दिस एक्ट ये एक ऑफेंस है, ठीक है। इट इज ऑल्सो प्रोवाइड दैट इफ वुमेन कमिट सच ऑफेंस ही वुड हैव टू पे कंपनसेशन टू दी वुमेन, प्लस ऑफेंस भी है और मुआवजा भी मिलेगा, ठीक है। देख रहे हैं, अगर ऐसा कानून पास हो जाए ना तो लोग शादी करना बंद कर देंगे, ठीक। फिर ये एक्ट आल्सो प्रोवाइडेड इफ अ मैन कमिट सच ऑफेंस ही वुड, उसको अगर कंपनसेशन देना पड़ेगा। POMWA even applies to the action that committed at any time in the 3 years prior to the new law coming into force। मतलब इस एक्ट का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी होगा, बैक डेट से भी लगेगा, ठीक है। इवन इफ मैन एंड वुमेन इन्वॉल्व इन द मैटर वर नो लॉन्गर मैरिड, इवन दो अब वो लोग शादीशुदा भी नहीं है, जब भी इसकी एप्लीकेशन लॉ की उन पे लग सकती है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, और अब उन लोगों का डिवोर्स हो गया जब भी वाइफ अपने पतियों को पनिश करा सकती है। अपॉन हियरिंग अबाउट दिस न्यू लॉ, जैसे इस लॉ के बारे में सुना तो आशिमा वंस अगेन एलेज दैट अश्विन हैज कमिटेड द ऑफेंस 498 IPC, उसने कहा 498 IPC का उसने ऑफेंस करा है, ठीक है, और क्लेम कंपनसेशन अंडर दिस एक्ट। अब बताना है कि क्या इस लॉ के अंदर वो जीतेगी या नहीं जीतेगी, सवाल इतना है। गवर्नमेंट ने एक लॉ लाया, लॉ में बोला गया कि भैया अगर किसी इंसान ने अपनी मैरिड वुमेन को घर का काम करने को बोला है तो उसने इस एक्ट के अंदर ऑफेंस कर दिया है, IPC के अंदर नहीं, लेकिन इस एक्ट जो नया बिल पास हुआ एज पर दिस एक्ट वो ऑफेंस है, प्लस हस्बैंड को कंपनसेशन देनी पड़ेगी। अब फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग आज हस्बैंड वाइफ है या नहीं है। अब उसने क्या करा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, उसने क्या बोला 498 के अंदर प्लस कंपनसेशन के लिए इस एक्ट के अंदर गई है, तो क्या ये दोनों में जीतेगी? कंपनसेशन मांग रही है नए वाले एक्ट में और पनिश करवाना चाहती है IPC के 498, तो क्या वो जीतेगी? आंसर है कंपनसेशन तो मिल जाएगी इस एक्ट में, लेकिन 498 में वो नहीं जीतेगी, क्योंकि 498 के ऊपर आज भी आपका बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट लगेगा जो कहता है कि अगर किसी इंसान ने अपनी वाइफ को ये बोला घर का काम करना है तो उसने 498 का ऑफेंस नहीं करा, मेड लाइक अ सर्वेंट नहीं है। तो देयरफॉर ट्रिक थी, उन्होंने घुमा दिया आपको एक ही चीज में। उन्होंने, अगर वो ये कहते इस क्वेश्चन में कि न्यू एक्ट के अंदर कंपनसेशन प्लस पनिशमेंट के लिए अप्लाई करा है तो दोनों जीत जाती, लेकिन उसने नए एक्ट में सिर्फ कंपनसेशन के लिए अप्लाई करा है, नए एक्ट में सिर्फ कंपनसेशन, नए एक्ट में सिर्फ कंपनसेशन के लिए अप्लाई करा है, पुराने वाले में उसने ऑफेंस के लिए, पनिशमेंट के लिए अप्लाई करा। देयरफॉर एक में जीती और एक में नहीं जीतेगी, तो इसका आंसर ये है कि PM नए वाले एक्ट में तो कंपनसेशन मिल जाएगा, बट शी इज नॉट राइट अबाउट कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर 498A IPC। 498 IPC के अंदर वो ऑफेंस नहीं बनेगा। अब मान लो कि मार्च 2021 में गवर्नमेंट ने 498A IPC चेंज कर दिया, IPC में बदलाव कर दिया, और उसमें अब ये बोला है कि दैट आस्किंग अ मैरिड वुमेन टू डू अ हाउस होल्ड कोर इवन फॉर देयर ओन फैमिली by herself would considered a cruelty, therefore an offense under that section। कि मतलब चेंज क्या करा गया कि अगर अब नए वाले एक्ट के नए अमेंडमेंट के हिसाब से 498 के अंदर भी अगर हस्बैंड ने अपनी मैरिड वुमेन को ये बोला है कि भैया तुझे घर का काम करना है, तो वो क्रुएलिटी माना जाएगा एज पर दिस सेक्शन। अब जैसे चेंज हुआ तो शमिता है अशिमा की दोस्त,
उसने आशिमा को बताया कि भाई मेरा पति जो है मुझे फोर्स कर रहा है कि पूरा दिन तू घर का ध्यान रख और घर का काम कर। आशिमा टेल शमिता दैट हर हस्बैंड एक्शन विल अमाउंट टू एन ऑफेंस। अब वो दुखियारी तो थी, उसने उसको सलाह दी कि ये जो तेरा पति तेरे साथ कर रहा है ये तो ऑफेंस है एज पर न्यू अमेंडमेंट। ठीक है, शमिता हर हस्बैंड एक्शन अमाउंट टू ऑफेंस 498 आईपीसी इवन दो आशिमा हरसेल्फ हैज बीन अनसक्सेसफुल। खुद तो वो जीती नहीं थी, कन्विक्ट नहीं करा पाई थी, लेकिन उसने उसको सलाह दी चिंता मत कर बहन, तू जा, तू कन्विक्ट करा देगी, अब चेंज हो गया लॉ में। तो क्या शमिता जीतेगी नहीं जीतेगी? देखो लॉ में चेंज हो गया है, तो एज पर द न्यू लॉ, और अभी भी ये लोग शमिता और उसका जो हस्बैंड है मैरिड है, कोई डिवोर्स वाला हिसाब किताब है नहीं। तो सिंस लॉ में चेंज हो गया, वर्ड्स बदल गए हैं, अब ये जीत सकती है। सिंस 498A हैज बीन चेंज, शमिता हस्बैंड एक्शन वुड अमाउंट टू ऑफेंस अंडर द चेंज लॉ। देखो यार, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता है और पैसेज को समझा है ना, तो आपको ना बाकी ऑप्शंस देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आपने सिर्फ एक बार जो ऑप्शन देख लिया, आपको एक नजर में पता चल जाएगा कि क्या वो ये जो ऑप्शन है कि क्या ये ऑप्शन ठीक है या नहीं है। ये पावर होती है कॉन्सेप्ट की, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। मेरे को ये फंडा हमेशा से बहुत क्लियर था, देयरफॉर मैंने कभी कॉन्सेप्ट्स को नहीं छोड़ा। कॉन्सेप्ट्स ही एग्जाम निकलवाएंगे, टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू तो बस आपको सपोर्ट करेंगे। अभी मैं 1-2 वीडियोस और बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा आपको कि पेपर में टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है। मैं कैसे तैयारी करता था कि मैं पैसेज भी 2 बार पढ़ लिए, क्या मुझे पता आपका सवाल आ रहा होगा सर 2 बार पैसेज पढ़ेंगे तो टाइम कहाँ बचेगा, हो जाता है। लेकिन वो माइंड को फ्रेम कैसे करना है कि आप पैसेज को 2 बार पढ़ भी लो और फटाफट जवाब दे दो। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। लेकिन करना कैसे है, और अभी 40 दिन है, चलो आपकी प्रैक्टिस नहीं बनी तो हम 40 डेज में कैसे प्रैक्टिस बना सकते हैं, इसके बारे में भी देखेंगे। फिर अब इसके अंदर नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, पार्लियामेंट पास क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट। पार्लियामेंट ने एक एक्ट, अच्छा ये नहीं है, ओके हमारे सारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, आज अभी इतना करते हैं, कल 2 क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, लेकिन फंडा याद रखना यार, सिंपल सी चीज है। 3 बातें जो अभी ध्यान से याद रखो कि क्वेश्चंस को एटलीस्ट 2 या 3 बार पढ़ना है, क्वेश्चन से ही नीचे पॉइंटर्स के आंसर है, प्लस आपकी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होनी चाहिए। तो हम इस चैनल के ऊपर मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम डेली मैं कॉन्सेप्ट्स की भी वीडियोस डालूंगा, PYQs की भी डालूंगा, प्लस जो स्ट्रेटजी होती है पेपर बनाया कैसे जाए, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, और लास्ट 40 डेज में आपने अपनी प्रैक्टिस कैसे करनी कि जो आपका लीगल रीजनिंग पे होल्ड बन जाए। तो हमें ये भी करना है। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वेट करना नेक्स्ट वीडियो का। बाय।